नमस्कार, शाम के 5 बजने को है। मैं हूं चित्रा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं डिबेट का नंबर 1 शो दंगल। आज दंगल में बात होगी पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की, जहां सियासी दंगल में तालिबान खान की कुर्सी खतरे में है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। तालिबान खान यानी कि इमरान खान का गेम करीब करीब ओवर हो गया है। पाकिस्तान की सियासी जमीन पर वो खुद बोल्ड हो गए हैं। इमरान खान के जाने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। अविश्वास प्रस्ताव का सामना करने से पहले इमरान खान दे सकते हैं इस्तीफा। इमरान खान चौतरफा घिरे हुए हैं। अपने सांसद बेवफा हो गए तो दुश्मनों की फौज भी खड़ी हो गई। जिस सेना प्रमुख बाजवा को उन्होंने एक्सटेंशन दिया था, उसी ने कुर्सी छोड़ने का फरमान जारी कर दिया। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि जिस इमरान खान को पाकिस्तानी सेना ने कुर्सी पर बिठाया, उसे क्यों ठिकाने लगाने पर वो तुली हुई है। आखिर पाकिस्तान में ऐसा क्या हुआ कि इमरान की सियासी जमीन खिसकने लगी। तो क्या मान लिया जाए कि इमरान आखिरी ओवर खेल रहे हैं। इन्हीं सवालों पर होगी बड़ी चर्चा। पाकिस्तान से भी हमारे साथ मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन उसके पहले हमारी एक खास रिपोर्ट देखिए। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। आपने सबसे पहले घबराना नहीं। पाकिस्तान की जनता को नहीं घबराने की सलाह देने वाले इमरान खान खुद घबराए हुए हैं। उनका ब्लड प्रेशर इन दिनों हाई है, रातों की नींद उड़ गई है, दिन का चैन लुट गया है। बड़े बेआबरू होकर पाकिस्तान की सियासत में अलग थलग पड़ गए हैं मिस्टर खान। विपक्ष के तेवर देखकर तो लगता है कि अब इमरान खान का चैप्टर क्लोज होने वाला है। न्यूट्रल का मतलब ये है कि आपकी अब मदद को कोई नहीं आ रहा। आपको ये पता है कि ये गेम आप हार चुके हैं और अगला इलेक्शन भी जो है वो आपके हाथ से चला गया है। ये आपकी आवाजें नहीं है, ये चीखें हैं कि मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। तो मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि आपको बचाने अब कोई नहीं आएगा। आपकी गेम इज नाउ ओवर। यानी पाकिस्तान में इमरान सरकार के जाने का काउंटडाउन शुरू हो गया है। जिस सेना ने सिर आंखों पर बिठाया, उसी ने रेड सिग्नल दिखा दिया है। खबर है कि पाकिस्तानी सेना ने अपने चहेते से किनारा कर लिया है। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा ने इमरान को इस्तीफा देने के लिए कह दिया है। सेना का ये इशारा भी जमीनी हकीकत पर है, जो बताती है कि इमरान खान बोल्ड हो गए हैं। देखिए, पाकिस्तान की सियासत में इस वक्त एक जो है वो भूकंप कह लें आप आया हुआ है, एक जलजला आया हुआ है पाकिस्तान की सियासत में। जो अपोजिशन पार्टीज हैं उनको इस वक्त 162 जो मेंबर्स हैं उनकी सपोर्ट हासिल है। यानी कि उनके पास सिर्फ 10 लोगों की कमी है, सिर्फ 10 लोग उन्होंने जुटाने हैं और जो इमरान खान का तख्ता जो है वो पलट सकते हैं। सियासत में यूं तो इमरान खान ने कई मोड़ देखे। जब से सत्ता में आए तब से कई बार विरोध का सामना करना पड़ा, लेकिन मौजूदा वक्त इमरान के लिए भारी पड़ रहा है। अविश्वास का सामना कर रहे इमरान खान पर न जनता को विश्वास रहा, न वहां के विपक्ष को और न ही पाकिस्तानी सेना को। यानी हर तरफ से संकट ही संकट। और आग में घी का काम करीब 2 दर्जन सांसदों ने किया, जो इमरान के खिलाफ बागी हो गए हैं। जो 28 तारीख है, 28 मार्च को कहा जा रहा है कि ये सदम एतमाद पे, इस नो कॉन्फिडेंस मोशन पे ऐवान में हाउस में वोटिंग होगी। उस दिन ही फाइनल नतीजा सामने आएगा। लेकिन मैं फिर अगर जो गवर्नमेंट के एलाइज हैं अगर वो अपनी सपोर्ट खींच लेते हैं तो फिर इमरान खान की हुकूमत जो है उसको गिरने से रोका जाना नामुमकिन होगा। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि इमरान को पाकिस्तान के आर्मी चीफ बाजवा ने OIC कॉन्फ्रेंस के बाद पद छोड़ने को कहा है। ऐसे में बड़बोले इमरान के सामने कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता। 24 सांसदों के बगावती तेवर के साथ इमरान नंबर गेम में पीछे छूट गए हैं। बागी सांसदों पर सुप्रीम कोर्ट से भी मुंह की खानी पड़ी। पाकिस्तान में सत्ता का नंबर गेम का हाल देखें तो इमरान को पहले 176 सांसदों का समर्थन हासिल था, लेकिन 24 सांसदों के बागी होने के बाद अब इमरान सरकार के साथ 152 सांसद ही खड़े हैं। यानी 342 नेशनल असेंबली के बहुमत के 172 के आंकड़े से इमरान खान काफी पीछे खड़े हैं। यही आंकड़े मिस्टर खान का खेल बिगाड़ रहे हैं। इसका एहसास इमरान खान को भी है। यही वजह है कि अब वो अपनी सरकार की पीठ खुद थपथपाकर जनता की सहानुभूति बटोरने में लगे हैं। बात करते हैं मदीना की रियासत की सबसे बड़ी क्वालिटी क्या थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों के कैरेक्टर बदल दिए। वो फिक्री इनकलाब था। लोग गलत समझते हैं कि वो तलवार से कोई इनकलाब आया, क्योंकि वो रहमतुल आलमीन थे। वो सिर्फ मुसलमान नहीं, जो भी उनकी सुन्नत पर चलेगा वो कौम ऊपर आ जाएगी। फिलहाल तो देखकर यही लग रहा है कि इमरान के सारे हथकंडे फेल हो गए, लेकिन उनकी पार्टी PTI अब लड़ाई सड़क पर लड़ना चाहती है। यही वजह कि 28 मार्च को फ्लोर टेस्ट से एक दिन पहले इमरान खान की तहरीक इंसाफ पार्टी ने अपने 10 लाख समर्थकों को इस्लामाबाद बुलाया है।
लेकिन क्या जिस सड़क ने इमरान को सत्ता की कुर्सी पर पहुंचाई थी, वहां जाकर वो अपनी कुर्सी बचा पाएंगे? यही सबसे बड़ा सवाल है। आज तक ब्यूरो। पाकिस्तान में ऐसा लग रहा है कि इतिहास खुद को दोहराने के करीब है, क्योंकि वहां पर कोई भी प्रधानमंत्री अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया है और इस बार इमरान खान के ऊपर तलवार लटकी हुई है। 2018 में प्रधानमंत्री वो चुने गए थे, 2023 में होने हैं वहां पर चुनाव, लेकिन उसके ठीक पहले क्या इस्तीफा दे देंगे इमरान खान, उनकी कुर्सी चली जाएगी? आगे क्या होगा और इस पर भारत में किस तरह का असर देखने को मिलेगा जब इतनी राजनीतिक उथल पुथल पड़ोसी मुल्क में चल रही हो? तो कई ऐसे सवाल हैं जिनको लेकर चर्चा की शुरुआत हम करेंगे। खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। गौरव भाटिया, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल बासित साहब, जो कि भारत में पाकिस्तान के पूर्व राजदूत रहे हैं, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अब्दुल समद याकूब, प्रवक्ता पीटीआई के हैं, सत्ताधारी पार्टी से हमारे साथ मौजूद है। सादिया खान पाकिस्तान से हमारे साथ मुख्य विपक्षी दल पीएमएलएन से जुड़े हुए हैं प्रवक्ता, और साथ ही मेजर जनरल संजय मेस्टन, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन सबसे पहले शुरुआत अब्दुल समद याकूब साहब, शुरुआत आपसे ही करते हुए, क्या इस्तीफा दे देंगे इमरान खान जिस तरह से तलवार लटकी हुई है उनके ऊपर, और बार बार पाकिस्तान के जो मुख्य विपक्षी दल हैं इस ओर उनका इशारा भी है कि अब कुछ बचा नहीं है इमरान खान के पास, जनता का भरोसा वो खो चुके हैं? क्या होगा इस पर जवाब आपका? देखिए, बिल्कुल पहले कैटेगोरिकली मैं इस बात को वाजे कर दूं कि इमरान खान प्राइम मिनिस्टर किसी सूरत में जो है वो रिजाइन नहीं करेंगे। ये तो आखिर हद तक जाएंगे, आखिरी बॉल तक जाएंगे। और मेरे जैसे स्पोक्स पर्सन, जो मैं कहूँगा कि क्यों गर्दिश मदाम से घबरा ना जाए दिल, इंसान हूँ प्याला और सागर नहीं हूँ, मेरे जैसा तो शायद बंदा घबरा जाए। लेकिन फिर मुझे, जब मैं अपने कप्तान को, अपने वजीर आजम को देखता हूं कि जब उसने 97 में हमें नहीं घबराने दिया, हमें एक 22 साल 25 साल की एक पॉलिटिकल माफिया के खिलाफ जंग लड़ने में नहीं घबराने दिया, आज अगर प्राइम मिनिस्टर फ्लोर लूज भी कर जाए तो हम उस पॉलिटिकल माफिया के खिलाफ सड़कों पे भी लड़ेंगे, फ्लोर ऑफ द हाउस भी लड़ेंगे, और आने वाले वक्त में हम विंडिकेट हुए हैं। हम इस वक्त मोर कंफर्टेबल पोजीशन में है कि हम ये सारे चोर और डाकू और पॉलिटिकल माफिया इकट्ठा हो गया हमें गिराने के लिए। तो आज तो हम सुरखरू हो रहे हैं, आज तो हमें वो जो मजा आएगा पब्लिक में जाके, और जाके हम एक लंबी लड़ाई लड़ेंगे। तो आप ना घबराएं, हम घबराने वाले नहीं हैं। यानी कि आप अपने विरोधी दलों को पॉलिटिकल माफिया कह रहे हैं। अब्दुल बासित साहब, जो दावा यहां पर याकूब साहब की ओर से किया जा रहा है, उस दावे में कितना दम पाकिस्तान में इस वक्त नजर आ रहा है? अब्दुल बासित जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये एक जमहूरी तरीका है। ऑपोजिशन ने एक फैसला किया नो कॉन्फिडेंस मोशन का, जिसकी आइन में गुंजाइश मौजूद है। तो मैं तो इसको, अगर प्राइम मिनिस्टर हार भी जाते हैं या जीत भी जाते हैं या उनके खिलाफ कामयाब नहीं भी होता, तो इट्स अ विन विन सिचुएशन। इनसे इंशाल्लाह पाकिस्तान में डेमोक्रेसी मजबूत होगी। मैं तो, ये तरीके हैं, डेमोक्रेसीज में ऐसे फेजेस आते हैं, हर मुल्क में आते रहे हैं। पाकिस्तान कोई अनोखा मुल्क नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ कि भारत ये हो गया है। अब तो देखते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान रिजाइन करेंगे, वो देखेंगे यही। और इसको, उनका ख्याल अभी तक शायद यही है कि जो उनके लाइट पार्टीज हैं शायद वो भी फैसला ये नहीं कर पाई, और उनका ख्याल ये है कि आखिरी वक्त में वो उनके साथ ही खड़ी होंगी। लेकिन बहरहाल ये भी इस वक्त कहना मुश्किल है। अब जब 25 तारीख को ये इजलास शुरू होता है तो उसके बाद देखते हैं क्या होता है। लेकिन ये ज़रूर है कि मेरा अपना ख्याल यही है कि ऑपोजिशन को ये नहीं करना चाहिए था, 5 साल मुकम्मल करने देने चाहिए थे और उसके बाद इंतखाबात होते। लेकिन अगर ये ऑपोजिशन कामयाब भी हो जाती है तो मेरा अपना ख्याल ये है कि पाकिस्तान में जल्द इलेक्शन हो जाएंगे, 5 साल से पहले ही। ठीक है, आपको ये लग रहा है कि चूंकि अगला इलेक्शन 2023 को ही होना है, लेकिन उसके ठीक पहले अगर इमरान खान यहां पर हार जाते हैं, वो समर्थन हासिल नहीं कर पाते हैं, तो फिर मध्यावधि चुनाव वहां पर हो जाएंगे। लेकिन विरोधी दलों को लेकर जो सवाल आपने खड़े किए हैं, जैसे ही हमारे साथ प्रवक्ता मुख्य विपक्षी दल की पाकिस्तान से जुड़ेंगे, उनके पास में जाऊंगी, लेकिन उसके पहले गौरव भाटिया जी, सीधे आपका रुख करते हुए, चूंकि इमरान खान के ऊपर संकट के बादल लगातार मंडरा रहे हैं, लेकिन बीच बीच में भारत की तारीफ में लगातार वो कसीदे पड़ रहे हैं, चाहे भारत की विदेश नीति की बात हो या फिर भारत की आर्मी की बात हो। उनका ये जो भारत के प्रति बदला हुआ रुझान है, ये क्या दर्शाता है? चित्रा जी, देखिए, सबसे पहले तो
हम अपने देश की बात करते हैं, उसके बाद आतंकिस्तान पे आएंगे। ये कोई ऐसा नहीं है कि प्यार उमड़ा है, यही फर्क है। श्री नरेंद्र मोदी जी आज वो नेता हैं जो पूरे विश्व को दिशा दे रहे हैं, और हमारी विदेश नीति के कायल वो देश भी हैं जो हमसे घृणा भी करते हैं और जो आतंक भी फैलाते हैं, और दूसरी तरफ ये आतंकिस्तान है जिनसे अपना ही देश नहीं संभलता है। और इनके जख्मों में कभी नमक मत छिड़किएगा चित्रा जी, ये इतने गरीब हैं, उसी नमक की बिरयानी बनाएंगे। मैं केवल कुछ तथ्य रख दूं। अभी मैं सुन रहा था, सम्मानित यहां पे जो प्रवक्ता हैं वो पाकिस्तान के लिए कह रहे थे ये तो लोकतंत्र है। नहीं चित्रा जी, लोकतंत्र तो केवल एक नकाब है, उस नकाब को उठाइए तो आपको पीछे आतंकिस्तान मिलेगा। ये क्यों? आपकी रिपोर्ट ने दिखाया, आर्मी चीफ प्रधानमंत्री को कहते हैं कि तुम इस्तीफा दे दो। क्या किसी लोकतंत्र में ऐसा हो सकता है? क्या पाकिस्तान का संविधान ये कहता है? और ये इतिहास गवाह है कि प्रधानमंत्री भुट्टो, उनको फांसी किसने दी हम सब जानते हैं। ये भी इतिहास जानता है कि जो इनकी 70 साल की आजादी है उसमें 35 साल डिक्टेटरशिप हुकूमत रही है। मतलब लोकतंत्र का गला घोट के ये केवल कह सकते हैं लोकतंत्र है, असलियत में है नहीं। ऐसा कोई देश नहीं है जहां पे यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट हफीज सईद वो पॉलिटिकल पार्टी बनाता है। लोग तो ये कह रहे हैं कि अगला प्रधानमंत्री आतंकवादी होगा। और अंत करूंगा, मुख्य न्यायाधीश पाकिस्तान के चीफ जस्टिस, उनको तक नहीं बख्शा था, इनकी आर्मी ने हटा दिया था। तो ऐसा लोकतंत्र है इनका। लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा, इनका अंदरूनी मामला है जी। और जब फिदाई दस्ते बनाओगे, आतंक पूरे विश्व में फैलाओगे तो आपका भला नहीं होगा। ये जो अच्छे लोग हैं ना दुनिया में, उनकी दुआओं में बहुत असर है, और इसीलिए हम देख रहे हैं पाकिस्तान बर्बादी की तरफ बढ़ रहा है। अब्दुल बासित साहब, इस पर आप जवाब दीजिए। और ये बात भी तो सच है ना कि पाकिस्तान 70 सालों की इस वक्त सबसे ज्यादा महंगाई से परेशान है। अंदरूनी हालात लगातार खराब होते हुए चले जा रहे हैं, और गौरव भाटिया जी बार बार आप लोगों को आतंकिस्तान कहकर संबोधित कर रहे हैं। वहां के अंदरूनी हालात जिस तरह के हैं, इस पर जवाब दीजिए आप। देखिए, मेरी आदत नहीं है और आप मुझे जानते हैं कि मैं इस किस्म की जो बातें हैं उसका इस तरह जवाब नहीं देता। भाटिया साहब ने जो कुछ भी कहा मुझे अच्छा नहीं लगा, और इस किस्म के शोज में इस किस्म की बातें नहीं करनी चाहिए। कम से कम पाकिस्तान के नाम को तो पाकिस्तान कह लेना चाहिए। जब उन्होंने पाकिस्तान के नाम ही को बिगाड़ दिया तो उनसे मैं और क्या तवक्को रखूं कि वो पाकिस्तान के बारे में किस तरह कोई ऑब्जेक्टिव व्यू रख सकते हैं। वो तो साफ नज़र आ रहा है कि आज का जो शो है हमारा, ये सब्जेक्टिविटी पे है। उनके जो पाकिस्तान के खिलाफ ख्यालात हैं, अगर वो पाकिस्तान का नाम ही सही नहीं ले सकते तो मैं क्या तवक्को रखूं, उनके साथ मैं क्या बहस कर सकता हूं, क्या बात कर सकता हूं। तालिबान के साथ जो आप लोगों का प्रेम था, खास तौर से प्रधानमंत्री का, हम सब ने देखा। देखिए, गौरव भाटिया उसी की ओर इशारा कर रहे हैं। गौरव भाटिया का ये कहना नहीं है कि पूरी की पूरी आवाम, उनका इशारा हुक्मरान के उस रुख को लेकर है जो तालिबान को लेकर, उस जैसी सोच को लेकर आगे चलता है। देखिए, बात सुनिए, जब हमारे नए वजीर आजम ये आए इमरान खान साहब, तो उन्होंने आते ही कहा 2018 में कि हम अगर भारत एक कदम आगे बढ़ेगा तो हम 2 कदम भारत की तरफ आगे बढ़ेंगे। उन्होंने बार बार यही कहा कि हम भारत के साथ ताल्लुकात अच्छा रखने चाहते हैं। उसके बाद जो हालात हुए 5 अगस्त 2019 के बाद, वो हम सब जानते हैं कि जम्मू और कश्मीर में क्या क्या नहीं हुआ। अभी भी देखिए, मुझे आप लेक्चर तो दे सकते हैं, मैं खुद भारत में रहा हूँ 3.5 साल। मुझे मालूम है 2014 से 2017 तक वहाँ मौजूद था। मुझे आप लेक्चर ले नहीं सकते। मुझे मालूम है कि भारत में भी क्या क्या मसाइल हैं, नॉर्थ ईस्ट से लेकर मुसलमानों के जब वहाँ पे हालात हैं। आप मुझे लेक्चर नहीं दे सकते। मुझे आपने भाटिया साहब कहीं पाकिस्तान नहीं आए होंगे, आप ही के प्रधानमंत्री तारीफ कर रहे हैं हिंदुस्तान की, कम से कम अपने प्रधानमंत्री को तो सुने आप। सर, जिसको डिफेंड करने के लिए बैठे हुए हैं वही तारीफ कर रहे हैं हिंदुस्तान की। और हिंदुस्तान दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, यहाँ पर इस तरह के हालात पैदा नहीं होते हैं। 5 साल पर हमारे वहां किस तरह से निष्पक्ष तरीके से चुनाव होते हैं, ये आईना है आपके लिए। उत्तर दे दो। आ रही हूँ गौरव जी। भारत के फॉरेन मिनिस्टर ने
नटवर सिंह साहब हों और दूसरे बहुत से लोगों ने पाकिस्तानी डिप्लोमेट्स की बहुत तारीफ की अपनी किताबों में। तो ये कोई नई बात नहीं, हम दूसरे की तारीफ करते रहते हैं, इसमें क्या कयामत आ गई। देखिए पाकिस्तान और अभी तो अपना घर संभालने की जरूरत है ना। पाकिस्तान में जिस तरह का बड़ा राजनीतिक वैक्यूम इस वक्त देखने को मिल रहा है, खुद अपनी कुर्सी प्रधानमंत्री संभाल नहीं पा रहे और सीधे सेना की ओर से निर्देशित किया जा रहा है कि कुर्सी छोड़ दीजिए। ठीक है सर, मैं लौटूंगी। गौरव भाटी जी जवाब देना चाह रहे हैं, उसके बाद मैं फौरन लौटूंगी आपके पास। पीटीआई अब्दुल समद याकूब साहब भी कुछ कहना चाह रहे हैं, उनके पास मैं जाऊंगी, लेकिन उसके पहले गौरव भाटिया। देखिए, अब्दुल बासित जी ने जो बात कही, उन्होंने कहा उन्हें अच्छा नहीं लगा। अब्दुल जी, हमें भी अच्छा नहीं लगा, और मैं क्या कह रहा हूं आप छोड़ दीजिए। तथ्यों पे मैंने आपको बताया एक फर्क। आजाद भारत हुआ, आज तक कभी भी यहां डिक्टेटरशिप नहीं हुई। आप आधे समय डिक्टेटरशिप में रहे। हफीज सैयद पॉलिटिकल पार्टी बनाता है, ये तथ्यात्मक रूप से चर्चा करी। दूसरी बात, इमरान खान ने क्या कहा था? उन्होंने क्या ये नहीं कहा था कि 40,000 आतंकवादी पाकिस्तान की भूमि पर है? ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये इमरान खान ने कहा था। 123 यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट जो हैं वो पाकिस्तान में हैं। अब्दुल बासित जी, इसका संज्ञान लेके उत्तर दीजिए। और इसीलिए जो हो रहा है वो हो रहा है। और आपने मुसलमानों की बात करी, तो हमें गर्व है कि हम भेदभाव नहीं करते हैं। डॉक्टर अब्दुल कलाम हमारे लिए परम श्रद्धेय हैं, राष्ट्रपति बने। पाकिस्तान में कभी कोई हिंदू बना? आप बता दीजिएगा। दूसरी बात, आपने कहा पाकिस्तान नहीं आए होंगे। पाकिस्तान के 2 टुकड़े भारत ने ही किए थे, और पाकिस्तान आने की तो कोई वजह है नहीं। लेकिन हां, जिस भूमि पे आप हैं, जब वो भारत का हिस्सा बन जाएगा हमारी ताकत से, हमारी दूरदर्शिता से, तो जरूर वहां पे आ जाएंगे। अभी तो आपके घर में आग लगी है, उस आग को बुझाइए और भारत की तरफ गलत नजरों से मत देखिए। यही आपको सलाह दूं। ठीक है जनरल मैस्टर, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन याकूब साहब उसके पहले सीधे आपका रुख करते हुए, हालत तो आप लोगों की खराब है ना। मतलब जो बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, अभी हाल ही में खैबर पख्तूनख्वा में मैं इमरान खान का भाषण सुन रही थी। सेना को लेकर उनकी ओर से टिप्पणी की गई है कि यहां पर मनुष्य जो है वो पक्ष लेते हैं, जानवर निष्पक्ष होते हैं। इस तरह की बड़ी बड़ी बातें कही जा रही हैं, और इस बात की भी खूब आलोचना उनकी हो रही है कि विरोधी दलों को लेकर आप लोग जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं वो आपकी सेना को रास नहीं आ रहा। इसीलिए सेना प्रमुख ने कह दिया है, छोड़ दो कुर्सी। पहले तो मैं गौरव भाटिया जी को रिस्पॉन्ड करता चलूं। गौरव भाटिया जी जो है ना, मेरे काउंटर पार्ट है वहां पे, इनमें इतना जहर भरा हुआ है, इतना जहर, जब भी बात करेंगे जहर उगलेंगे पाकिस्तान के बारे में। फिर ये पता नहीं क्लिप्स बना के अपनी जो है ना वोट्स को या अपने बीजेपी को वो जाके वो करेंगे कि जी मैं पाकिस्तान को सबसे ज्यादा गालियां। भाटिया जी आपका नेबर है, और आप जो बात कर रहे हैं कि जी हाफिज सईद की फलाह की, मैं आपको टेरर नेटवर्क कराची के अंदर रॉ ऑपरेटेड टेरर नेटवर्क दे सकता हूँ। मुस्तफा कमाल ने कितने जाके रॉ के जो टेरर नेटवर्क उनको एक्सपोज किया। मुझे आप बताएं, आप दिल्ली के अंदर और आप दिल्ली से आगे ले जाके आपके घर में हालात इतने बुरे हैं सर, उसी पे बात कर लेते हैं याकूब साहब। आप लोगों की कुर्सी जाने वाली है और आप लोग हिंदुस्तान पर निशाना साध रहे हैं। अरे अपने प्रधानमंत्री को तो सुने कम से कम। हर रैली में भारत की तारीफ कर रहे हैं, भारत की विदेश नीति की तारीफ कर रहे हैं कि अमेरिका के साथ भी उसके अच्छे ताल्लुकात हैं, रूस के साथ भी उसके अच्छे ताल्लुकात हैं। भारत की सेना की भी वो तारीफ कर रहे हैं जमहूरियत का हवाला देते हुए। तो कम से कम अपने प्रधानमंत्री की बात तो माने आप, और अपने घर में ही रहें। अभी जिसके घर में आग लगी होती है वो बाल्टी लेकर दूसरे के घर में नहीं जाता है, अपनी आग बुझाएं पहले। जो स्थिति है जवाब दीजिए, अभी क्या हाल है। और तमाम विरोधी दलों ने आप लोगों की मुश्किलें बढ़ाकर रखी हुई हैं। कुर्सी खतरे में है, सरकार जाने वाली है। जिस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है, एक तो आप प्रोग्राम में फिर मेरे से ज्यादा तो आप फिर टाइम ले लेती है। जिस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है, ठीक है जी, भारत की 75 इयर्स की पॉलिटिकल हिस्ट्री हमसे ज्यादा मैच्योर है, मैं मानता हूं। हमारे यहाँ 4 बार फौज ने इंटरवीन किया, 4 बार मार्शल लॉ लगा। हम पॉलिटिकली हमारे डायनामिक्स डिफरेंट है। आप लोग अच्छा, फिर आप कहते हैं जी फौज फौज फौज। 1948 से लेके 1958 तक पूरी दुनिया में 35 मार्शल लॉ लगे। उस पर आप बात करते हैं 1958 में 1 मार्शल लॉ लगा पाकिस्तान के अंदर। आपको बड़ी तकलीफ होती है कि पाकिस्तान में मार्शल लॉ लग गया। क्या आप दुनिया का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर इतना मैच्योर होता तो फिर वहां पे भी मार्शल लॉ ना लगते? वहां पे भी ना, अगर आप खुशकिस्मत हैं कि आपके यहाँ नहीं लग सका मार्शल लॉ, तो हम उसकी तारीफ करते हैं। अगर आपकी फॉरेन पॉलिसी हम ये समझते हैं कि मैनिपुलेट नहीं होती बाहर से, हम उसकी तारीफ करते हैं। जब माइनॉरिटी राइट्स के ऊपर हम अल्फाज उठाते हैं, फिर आपको क्यों तकलीफ होती है उसे? फिर आप उसको भी मेरिट पे मान लिया करेंगे, ठीक है जी हम माइनॉरिटी राइट्स की और थोड़ा पाकिस्तान की भी बात कर लें सर। आप लोगों की सत्ता जाने वाले, थोड़ा उस पर भी बात कर लें, उस पर भी बात कर लें थोड़ा। मतलब कौन सा प्रधानमंत्री है ऐसा जिसने 5 सालों के कार्यकाल को पूरा किया हो पाकिस्तान में? बोले ना याकूब साहब।
और लग रहा है इतिहास दोहराने के करीब पहुंच चुके हैं इमरान खान। अनफॉर्चुनेटली बिल्कुल आप सही कह रही हैं। हाँ, फिर ये हमारे यहाँ गलत रिवायत है पॉलिटिकली। देखिए हमारे वहां नहीं होता है ऐसा, हमारे वहां ऐसा सिस्टम है। दुनिया का बड़ा लोकतंत्र है, हिंदुस्तान से मत तुलना करें अभी आप अपनी। अभी पाकिस्तान के अंदरूनी जो हालात हैं उसी पर रहते हैं। हमसे देखें और सीखें आप लोग, लेकिन अभी पाकिस्तान की जो स्थिति है उसी पर रहते हैं। जल्दी से आप जवाब दें। संजय मैसूर भी कुछ जोड़ना चाह रहे हैं, जल्दी से सब। देखिए, भाटिया साहब ने बहुत सी बातें की। आपके यहाँ भी आरएसएस 3 दफा आप लोगों ने उसको बैन किया, लेकिन फिर वो खुल गई। उसके बाद जो मुल्क अपने मिसाइल की हिफाजत ना कर सके उसके बारे में हम क्या बात करें। पाकिस्तान में बहुत सी खराबियां हो सकती हैं, लेकिन खुदारा इतने ज़ौं में मत रहिए कि आपके यहाँ खराबियां नहीं हैं। आपको तो अपने मिसाइल प्रोग्राम पे कंट्रोल नहीं है। और बात आप क्या कर रहे हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ बड़े मसाइल तो हैं, लेकिन आपके यहाँ भी ये इश्यूज रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी साहब की हुकूमत कुछ दिन ही रही थी और उनको हटा दिया गया था। आपके यहाँ भी ये फेजेस रहे हैं। 5-5 सालों में 3-3 प्राइम मिनिस्टर्स आते रहे हैं। तो कोई एक अनोखी बात नहीं है। हाँ, पाकिस्तान में सब हर चीज़ जो है आइन के मुताबिक हो रही है। हमें इस बात पे फख्र है कि हमारे यहाँ आइन के मुताबिक चीजें हो रही हैं। बार बार भारत का हवाला आपकी ओर से दिया जा रहा है। सर, हमारे वहां एक प्रधानमंत्री दोबारा प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में निष्पक्ष तरीके से चुनकर आते हैं। ये मौजूदा एग्जाम्पल है आप लोगों के सामने। आपके वहां कोई भी एक प्रधानमंत्री ऐसा नहीं है जिसने 5 सालों का कार्यकाल पूरा किया हो। आपके वहां हर एक प्रधानमंत्री के ऊपर सेना प्रमुख लगातार बैठे रहते हैं गन लेकर कि कब उनकी कुर्सी कब तक बनी रहेगी, कब तक चली जाएगी। लेकिन आरएसएस को लेकर आपने सवाल किया है, चूंकि जल्दी से मैं गौरव भाटिया से जवाब ले लेती हूं, उसके बाद मैं जनरल मैस्टर फौरन आपके पास आऊंगी। गौरव भाटिया जी। देखिए, ऐसा है चित्रा जी, मैं तो ये कहूंगा इनका घर जल रहा है और धुआं धुआं हो रखा है, लेकिन इनको आरएसएस की बात करनी है। अब्दुल जी वाकई यहां भारत में रहे, मैं उनसे पूछना चाहूंगा क्या उन्होंने यही अध्ययन किया आरएसएस के बारे में। आरएसएस वो संस्था है जिस पे पूरे विश्व को गर्व है, केवल भारत को नहीं। शिक्षा देना, अगर कोई आपदा आ जाए तो भारतीय नागरिकों के साथ खड़े रहना। और आपको ये भी बता दूं, भेदभाव नहीं करते हैं जब मदद करते हैं कि कौन हिंदू है, कौन मुस्लिम, सिख, ईसाई है। हम पंथ निरपेक्ष हैं। छाती ठोक के कहता हूं, आपसे पूछता हूं, आप पंथ निरपेक्ष क्यों नहीं है? आप एक दिन पहले एक देश बने, लोकतंत्र आया, आप भी पंथ निरपेक्षता का रास्ता चुन सकते थे, लेकिन आप नहीं चुन पाए। कम से कम ये आपको मानना होगा। दूसरी बात, आप याद करिए, इमरान खान ने तो तारीफ करी हमारी विदेश नीति की अब्दुल जी। ये भी सत्य है, बोरिस जॉनसन यूके के प्रीमियर, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा 1 वर्ल्ड 1 सन 1 ग्रिड 1 मोदी। और इमरान खान जब विदेश जाते हैं तो मुझे पता चला है कि वो कभी जो किंग होते हैं अरेबिया के, उनकी गाड़ी उधार में ले लेते हैं, कभी ड्राइवर बन जाते हैं। और एक बार रेड कारपेट की जगह जो हम लोग बाथरूम के बाहर मैट रखते हैं ना, वो छोटी सी मैट रख दी थी, रेड मैट, वेलकम। ये केवल और केवल आपके प्रधानमंत्री को मिलता है। अपने देश की चिंता करिए। जितनी आपके पूरे देश की अर्थव्यवस्था नहीं है, उतना हमारे यहाँ कनॉट प्लेस है दिल्ली में, उसकी अर्थव्यवस्था है। आज हम गर्व से कह सकते हैं कि हमारे पास डॉक्टर है, साइंटिस्ट है, इंजीनियर है। आपके पास क्या है? हफीज सैयद है, आपके पास ओसामा बिन लादेन, आपके पास दाऊद इब्राहिम। ये फर्क है। आप जानिए कि अगर आप हमारी तरफ देखने के लिए गर्दन उठाएंगे तो आपकी गर्दन में बल पड़ जाएगा। वो कद आप कभी नहीं पा सकते, ये सच्चाई। और बहुत कुछ हिंदुस्तान से आप सीख सकते हैं। ठीक है, मैं फौरन लौटूंगी आपके पास, आप जवाब दीजिएगा। जनरल मैस्टर भी हमारे साथ मौजूद हैं। 20 मिनट से उन्होंने एक भी बार अपनी प्रतिक्रिया नहीं दी है। जनरल मैस्टर ने इस वक्त जो कुछ भी चल रहा है पाकिस्तान के भीतर, वो क्या कहता है? और अभी तक की आपकी रीड क्या समझ में आई? क्या आपको लग रहा है कि अब गेम ओवर हो चुका है इमरान खान का पाकिस्तान में? चित्रा, गेम तो बिल्कुल ओवर हो चुका है और डेमोक्रेसी नाम की चीज पाकिस्तान में कभी है ही नहीं है। जो दोनों पाकिस्तानी गेस्ट बार बार बोल रहे हैं डेमोक्रेसी के बारे में, वह कौन सी डेमोक्रेसी है? अब मैं आपको कुछ चीजें बताता हूँ। मैं तो अफगानिस्तान में तकरीबन 3 साल था, और जिस प्रकार आप इंडिया में रहे, तो मैं अफगानिस्तान में आपकी कंट्री के बारे में इतनी नॉलेज मेरे को मिली है। और आप पहले बात तो आजादी के बाद बात करते हैं। एक किताब है फैक्ट्स और फैक्ट्स, खान अब्दुल वली खान ने लिखा है। आपने इनको अरेस्ट किया था, इनको जेल भिजवाया है। ये खैबर पख्तूनवा के थे,
ये इनके ग्रैंडसन थे, ये खान अब्दुल गफर खान के। क्यों किया? क्योंकि उन्होंने सच्चाई लिखी है कि पाकिस्तान ने मुस्लिम एजेंडा, इस्लाम एजेंडा लेके आजादी ली। मैं आपको बता रहा हूँ और आप इसको समझते हैं, अदरवाइज वो पूरे पाकिस्तान में वो किताब होनी चाहिए थी और मेरे को वो किताब का फैक्ट्स अफगानिस्तान में मिली। नंबर 2, आप लोग एक आपके स्पीकर ने अभी बोला कि इंडिया की किस्मत है कि यह मार्शल लॉ कभी लगा नहीं है। यहाँ पर इंडियन आर्मी एक सिस्टम में है, हमारा एक तरीका है, ये डेमोक्रेसी है। बिल्कुल। और हमारी सेना में अभी आप दोनों पैनलिस्ट से पूछूं, अगर आप बता सकते हैं हमारा डीजी मिलिट्री इंटेलिजेंस का नाम क्या है या डीजी DIA का नाम क्या, डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी, आपको नहीं पता होगा। लेकिन पाकिस्तान का DGISI का नाम सबको पता है। आपने अपने क्या नाम है, क्या नाम है हमारे अफगानिस्तान में आपने तालिबान वहां पर फैज अहमद DGISI को भेजा, काहे के लिए? ये डेमोक्रेसी है। फॉरेन मिनिस्टर हमारे DGISI का क्या नाम है, बताइए ना क्या नाम है। आप बताइए, वो मेरे को सब पता है। आप वो DGISI तो पूरी विश्व जानती है, ISI एक इंस्टीट्यूशन सब जानते हैं, मेरे को आपको नाम बताने की जरूरत नहीं है, मैं एक आर्मी का मैन हूँ। मैं आपको बोल रहा हूँ, आपका फैज अहमद DGISI इमरान खान के बोलने में अफगानिस्तान क्यों गया था? वो वहां की सरकार बनाने गया था, वो वहां ये डिसाइड कर रहा है कि कौन इंटीरियर मिनिस्टर बनेगा, कौन डिफेंस मिनिस्टर बनेगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूं। और दूसरा, आप कई बार हमारे देश की बात करते हैं, आपका खैबर पख्तूनख्वा में देखिए, वो आपका हिस्सा है ही नहीं। वो ड्यूरेंट लाइन किसी तालिबान ने भी आज तक रिकॉग्नाइज नहीं की है। ये तो हिंदुस्तान की मतलब एक देन है कि हम लोग इस पे इश्यू नहीं उठाया है। आपका स्वात वैली आपको पता है 1969 में वो ऑटोनोमस स्टेट था, और आपके मार्शल अयूब खान ने उसको कब्जा करके और फिर उसको मर्ज किया था पाकिस्तान। ये बड़ी बातें आपकी ओर से कही गई हैं और यकीनन पाकिस्तान को इस बात को समझना भी होगा, लेकिन वो इस बात को समझने को तैयार नहीं है। सबके बीच एक बड़ी खबर आ रही है, जल्दी से उसको लेते हुए मैं फौरन आ रही हूँ अब्दुल बासित साहब आपके पास। इस वक्त की बड़ी खबर, इमरान खान ने फिर अलापा है कश्मीर का राज। OIC की बैठक में कश्मीर का मुद्दा उछाला गया है, अवैध तरीके से हटाया गया विशेष दर्जा, ये कहते हुए नजर आ रहे हैं इमरान खान। वैसे आपको बताते चले, जब जब अपने घरेलू सियासत में फंस जाते हैं इमरान खान, तब तब उनको कश्मीर की याद आती है। क्यों अब्दुल बासित साहब? फंसे हुए हैं, निकल नहीं सकते, इस्तीफे की तलवार है, कभी भी कुर्सी जा सकती है। तो कश्मीर ही रास आ गया कि एक इमोशनल कार्ड खेला जाए, लेकिन कार्ड की हांडी बार बार चढ़ती नहीं है। भूल जाइए आप लोग कश्मीर को। तो ये कश्मीर का मामला कोई आज का तो नहीं है, ये तो 1947 से चल रहा है और तनाज़ा चलता रहेगा जब तक कि कश्मीरियों को उनका हक खुदराबियत नहीं मिल जाता, जब तक आपकी 9 लाख फौज वहां से नहीं निकल आती, जब तक आप उनके खिलाफ वॉर क्राइम्स खत्म नहीं कर देते, जब तक आप लोग जेनोसाइड के खिलाफ खत्म नहीं करते। बीते 1 सालों के भीतर सुनिए अब्दुल बासित साहब, सुनिए ना, चूंकि अंदरूनी हालात किस कदर खराब हैं, कश्मीर को लेकर आईना देखने की जरूरत है। आपको बताएं, बीते 1 सालों में 30,000 करोड़ से ज्यादा का निवेश वहां पर आया है। आपको इस बारे में जानकारी है? वहां पर शांति व्यवस्था कायम है, वहां पर जहां पत्थरबाजी होती थी वहां पर शांति है। आप लोगों को रास्ता आता नहीं है ये सब कुछ। अगर शांति है तो वहां से आप ड्रैकोनियन एफस्पा, DSA, PSA सारे लॉज उठा दीजिए, देख लेते हैं कितनी शांति है। आप वहां से 9 लाख फौजी वहां से हटा दें, देखते हैं कितनी शांति है। सारे आप बेचारे शांति तो रास नहीं आ रही ना आप लोगों को, शांति तो रास नहीं आ रही। कश्मीरियों के खिलाफ आपने रियासती दहशतगर्दी कर रखी है और आप कह रहे हैं कि वहां शांति है। आप कश्मीरियों से पूछिए तो सही किस हालत में वो रह रहे हैं बेचारे। आप कहते हैं शांति है, मुझे समझ नहीं आती कि आप क्या बात करते हैं। आप लोग देखिए, मुझे इस बहस की समझ नहीं आ रही कि आया पाकिस्तान आपके क्यों इतनी आपको खटकता है। पाकिस्तान एक आपका हमसाया है, आपको चाहिए कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात ठीक करने की कोशिश करें, क्योंकि जब तक पाकिस्तान के साथ आपके ताल्लुकात ठीक नहीं होंगे, या आप बात याद रखिए कि भारत के जो भी ग्लोबल एस्पिरेशंस हैं वो आप रियलाइज ही नहीं कर सकते। आपके अपने मफाद में है कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात रखें, और जो आपका ऑफेंसिव डिफेंस डॉक्ट्रिन है जो अजीत डोवल साहब है, उस पर काम करना भी छोड़ दें। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने बार बार अब्दुल बासित साहब कहा है कि हम अपने पड़ोसी मुल्कों के साथ अच्छे संबंध रखना चाहते हैं, लेकिन आतंकवाद की कीमत पर कतई नहीं, आतंकवाद की कीमत पर कतई नहीं।
और ये जो कश्मीर लेकिन का ये राग आप possible- लोगों की ओर से अलापा जा रहा है, इसको भूल जाइए। गौरव भाटिया जी जल्दी ये से मेरी- अब्दुल बासित साहब की बातों पर रिएक्ट कीजिए, उसके बाद मैं आती हूं सर। ये भूल जाइए कश्मीर का राग, और आप कह रहे हैं कि वहां पर शांति है, ये पच नहीं रहा है ना आप लोगों को, ये आप लोगों को ठीक नहीं लग रहा है। चुभती है वहां की शांति आप लोगों की आंखों में, किरकिरी बना हुआ है कश्मीर कि वहां पर शांति कैसे है। गौरव भाटिया जी। चित्रा जी देखिए, ऐसा है, इन्होंने एक सपना देखा था, वो सपना टूट गया, पाकिस्तान के दिल में खंजर लगा। हम लोग तो वो लोकतंत्र हैं, मैं अब्दुल जी को तमाम उदाहरण दे सकता हूं। हरि सिंह ने ट्रीटी करी, एक सेशन साइन किया और भारत में कश्मीर का विलय हुआ। और आपको मालूम है अब्दुल जी, अनुच्छेद 370 एक संवैधानिक प्रक्रिया के तहत 72 साल बाद जो लोकतंत्र का मंदिर है उसमें हटाया गया। और इनको दर्द यह है कि कश्मीर में खुशहाली कैसे आ रही है, वहां अर्थव्यवस्था बेहतर हो रही है, युवाओं को नौकरी मिल रही है और वो आर्मी में जा रहे हैं, इंडियन आर्मी में। ये इनको दर्द होता है। और देखिए, हमारे यहां एक कहावत है अब्दुल जी, इस व्यक्ति ने पैसा तो बहुत कमाया लेकिन इज्जत नहीं कमाई। लेकिन इनको दर्द चित्रा जी इसलिए होता है कि ना इन्होंने पैसा कमाया और ना इज्जत कमाई विश्व में। हम सब जानते हैं कि अगर किराए का कोई सामान चाहिए हो, चाहे गधे हो, चाहे गाड़ियां हो प्रधानमंत्री की, या सेना को भी किराए पे देना हो, तो पाकिस्तान में होती है। मैं अब्दुल जी आपसे पूछना चाहता हूं, मैंने आपको पंथ निरपेक्षता की बात पहली चीज पूछी, क्या यह बड़ी बात नहीं है कि भारत ने पंथ निरपेक्षता चुनी, आपने इस्लामिक मुल्क बनाया? दूसरी बात, हमारे यहां कभी डिक्टेटरशिप नहीं आई, आप बताइए बड़ी बात नहीं है क्या? हमारे यहां मिलिट्री का जो कमांडर होगा, वो जो चुनी हुई सरकार है ना, उसके आदेश का पालन करेगा। आपकी तरह नहीं कि जनरल बोलेगा कि इस्तीफा दे दो प्रधानमंत्री से। बिल्कुल, ये फर्क है। आपके यहां लोकतंत्र जो है उसका गला कब का घोट चुके हैं आप लोग, और केवल दिखावा ढोंग करते हैं जो पूरे विश्व के सामने है। और एक बात और कह दूं, FATF की ग्रे लिस्ट पे आप है, हम नहीं है। मैंने बताया हफीज सईद आप क्या है, आप एक UN डेजिग्नेटेड टेररिस्ट का नाम बता दीजिए जो भारत में हो, जिसके लिए रेजोल्यूशन पास हुआ, आप नहीं बता पाएंगे। ये फर्क है। और अगर आपसे बेहतर लोकतंत्र कोई है, उससे जलना छोड़िए, वरना जल जाएंगे पूरी तरह से। उससे सीखिए, एक शांति प्रिय मुल्क बनिए, और देखिए आप में भी बदलाव आए। अब्दुल बासित साहब, गौरव भाटिया दरअसल ये कहना चाह रहे हैं कि रस्सी जल गई लेकिन ऐंठन नहीं गई। इसके पीछे की क्या वजह है अब्दुल बासित साहब? हिंदुस्तान को देखकर आप लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं, लेकिन हिंदुस्तान, कश्मीर, ये आप लोगों की आंखों में बहुत चुभता है, जबकि आपके खुद के घर के हालात ठीक नहीं हैं। नहीं, हम तो नहीं सीखना चाहते, क्योंकि देखिए पहली बात तो ये है कि हमें इस बात पे फख्र है आप कि तो अफगानिस्तान से सीखना चाहते हैं, तालिबान से सीखना चाहते हैं। देखिए हमें इस बात पे फख्र है कि पाकिस्तान इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है। इस पे हम अपोलोजेटिक नहीं, हमें इस बात पे फख्र है। दूसरी बात यह कि हम भारत से कभी नहीं सीखना चाहेंगे, क्योंकि आपके लोकसभा में तकरीबन जो 40% आपके जो MPs हैं वो सारे क्रिमिनल रिकॉर्ड्स के साथ हैं। तो हमें इस किस्म की जमहूरियत भी नहीं चाहिए जहां पे लोकसभा में 40% के करीब जो MPs हों उनके खिलाफ क्रिमिनल केसेस मौजूद हों। तो हमें ऐसी जमहूरियत नहीं चाहिए। हमारे यहाँ प्रॉब्लम यकीनी तौर पे हमारी जमहूरियत को सर ऐसे आईना मत दिखाइए। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, इतनी बड़ी आबादी के साथ भी। एक सेकंड सर सुनिए ना, अब चूंकि इंडिया को लेकर आप बार बार सवाल पूछेंगे तो आपको जवाब तो देना पड़ेगा ना। मत दिखाइए हमें आईना। हिंदुस्तान सक्षम है हर तरीके से। दुनिया भर में हिंदुस्तान की, उसकी फॉरेन पॉलिसी की, हमारे लोकतंत्र की, हमारे ट्रांसपेरेंट चुनावी सिस्टम की तारीफ होती है। पाकिस्तान का हाल क्या है? और आप लोग सवाल करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, आप लोग क्वेश्चन करते हैं। हमारे वहां ट्रांसपेरेंट तरीके से चुनाव होता है, जनता जिसको चाहती है उसको सिर माथे पर बिठाती है। आपके वहां क्या होता है? आप देखिए चुने हुए प्रधानमंत्री का क्या हाल बनाकर रखा है, जो बार बार ये कहता है कि तटस्थ तो जानवर होते हैं। इस तरह का बयान उनकी ओर से देना पड़ा है। लेकिन याकूब साहब, उसके पहले आपके पास आते हुए, ये जब जब इमरान खान फंसते हैं तब तक कश्मीर उनको याद आ जाता है। क्योंकि आप सत्ताधारी पार्टी से हैं, जरा इस पर आपकी भी प्रतिक्रिया ले लें। कुछ और नजर नहीं आ रहा है क्या? पाकिस्तान के लिए जो किया है वो गिनाएं। कश्मीर का अब यह मामला नहीं चलेगा। धोखे में मत रखिए आप अपने आवाम को।
मैं आपका सवाल जरा सुन नहीं पाया, लेकिन इससे पहले कि मैं आपके सवाल का जवाब दूं, मैं अगेन गौरव भाटिया जी को रिस्पॉन्ड करना चाहूंगा कि शायद मेरा ख्याल था कि वो सुनने के बाद वो जरा जहर उगलना कम कर देंगे। मुझे तो अब उस सांप का भी डर लगता है जिसने कभी गौरव भाटिया को अगर डस लिया तो वो सांप भी मर जाएगा। प्लीज याकूब साहब, इस तरह की बदजुबानी ना आप लोग अपने विपक्षी नेताओं के लिए ही रखिए, जिसको लेकर आपके सेना प्रमुख भी नाराज हैं। आप लोगों की पार्टी और आपके बड़े नेताओं से कमेंट करता रहता हूँ, हमारे दोस्त भी है ना, क्या करें हम। ठीक है, वो आपके दोस्त हैं, लेकिन कम से कम शब्दों की मर्यादा को बनाकर रखें आप। अच्छा, अब्दुल बासित साहब ने मेजर जनरल साहब से सवाल पूछा DGISI का। कसम से मुझे अपने DGISI का नाम नहीं पता, मुझे DGMI का नाम नहीं पता, मुझे अपने ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ का नाम नहीं पता, तो लिहाजा वो मेजर जनरल साहब कैसे वो बताएंगे। बहरहाल मैं सवाल आपका क्योंकि नहीं सुन पाया, मैं सवाल पर रिस्पॉन्ड नहीं कर पाता, लेकिन भाटिया जी से हमारी नोक झोंक जो है वो चलती रहती है। क्या करें, हम बदल नहीं सकते हमसाया। जिनके खुद के घर शीशे के होते हैं वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंका करते। जरा कश्मीर पर भी आइए आप, कश्मीर पर एक जल्दी से आपकी टिप्पणी हो जाए, उसके बाद गौरव भाटिया जी जवाब देंगे आपको। कश्मीर क्यों याद आता है बार बार आप लोगों को? कुछ नहीं रखा आपके लिए कश्मीर में, शांति है वहां पर। और गौरव भाटिया भी जिक्र कर रहे थे कि वहां के बच्चे आर्मी ज्वाइन कर रहे हैं। जैकलाई रेजिमेंट में 50% कश्मीरियों को जगह दी जाती है। आप लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा कि वहां की आम आवाम किस तरह से तेजी से तरक्की की राह पर आगे बढ़ रही है। बार बार कश्मीर, बार बार कश्मीर। वो छोड़ दे कश्मीर का टॉपिक तो अगले 100 साल की। अरे आपके ही प्रधानमंत्री ने OIC में उठाया कश्मीर का मुद्दा, आपके ही प्रधानमंत्री ने उठाया कश्मीर का मुद्दा। कश्मीर का इसलिए मुद्दा है कि उस पर अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल की करारदादें हैं, उसको रिजॉल्व होना है उन करारदादों के मुताबिक, इसलिए उठाया जाता है बार बार। क्योंकि भारत ने हमसे कई बार मुज़ाकरात भी किए, बैक चैनल पे भी कश्मीर में मुज़ाकरात किए, लेकिन भारत उसको सॉल्व नहीं करता। तो कश्मीर हट चुका है सर। अब शिमला एग्रीमेंट में भी उसका जिक्र है। आप पाकिस्तान भारत की ज्वाइंट स्टेटमेंट्स उठा के देख लीजिए, कश्मीर के रिजॉल्व करने का मामला है, तो कश्मीर का मामला क्यों ना उठाएं हम? मुझे ये समझ नहीं आती आप क्यों नहीं चाहते कश्मीर का मामला उठाएं। भारत के अंदरूनी हालात और उसके मामलात में दखल अंदाजी करने की कोशिश आप मत कीजिए सर। आप पहले इमरान खान को समझाइए कि वो अपनी कुर्सी कैसे बचाएं। इमरान खान को समझाएं कि अपनी कुर्सी कैसे बचाएं वो। फिर आप पिछले 40 सालों में पाकिस्तान के साथ कश्मीर क्यों डिस्कस करते रहे अगर ये आपका अंदरूनी अरे मामला आपके है? ही प्रधानमंत्री ने उठाया है मुद्दा, वरना डिस्कस करने की जरूरत नहीं पड़ती हमें। हम तो बस ये सवाल पूछ रहे हैं कि कुर्सी जब खतरे में है, जाती हुई दिखाई दे रही है, तो कश्मीर याद आ रहा है उनको। आ रही हूँ गौरव जी। कश्मीर अब्दुल बासित साहब अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए, गौरव भाटिया जी रिस्पॉन्ड मैं यही कह रहा हूं कि कश्मीर तो देखिए पाकिस्तान और भारत के दरमियान डिस्कस होता रहा है। दोनों ममालिक, हमारी तो ये कोशिश रही है कि हम इसको बायलैटरली हल करें और अक़वाम मुत्तहिदा की जो करारदादें हैं 1948 से लेकर 1957 तक, उन करारदादों की रोशनी में इसको हल करें। अब भारत अगर अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करता तो इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि पाकिस्तान कश्मीरियों के हक में आवाज ना उठाए। ये भारत की इखलाकी जिम्मेदारी है। अरे अभी तो जरूरत है पाकिस्तान के आवाम के हक में आप लोग अपनी आवाज को बुलंद करें। 70 सालों का रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं वहां पर महंगाई, विदेश नीति के मोर्चे पर बुरी तरह से फंसे हुए हैं वहां के हुक्मरान, वहां की सरकार। अभी तो कम से कम अपनी आवाम की आवाज तो उठा लीजिए। गौरव भाटिया जी पहले आप रिस्पॉन्ड कीजिए, उसके बाद मैं बाकी लोगों के पास जाऊंगी। जनरल मिनिस्टर मैं आ रही हूं फौरन आपके पास। देखिए, अब्दुल जी ने कहा कि सांप है, तो हमें तो ये बताया जाता है एक सांप दूसरे सांप को जल्दी पहचान लेता है, और पाकिस्तान में तो कितने आतंकवादी सांप हैं। तो याकूब जी सांपों को पहचानने में यहाँ चूक कर गए, लेकिन पाकिस्तान में कई सांप है। मैं एक बात जरूर कहूंगा, अभी चर्चा हुई कि हम भारत से क्यों सीखें। चित्रा जी, स्वाभाविक है कि वो भारत से क्यों सीखें। यहाँ देखिए, महिलाओं का इतना सम्मान होता है, राष्ट्रपति महिला बनी, प्रधानमंत्री महिला बनी, और ये तो उस तालिबान के समर्थन में खड़े रहते हैं जिस तालिबान में कहा गया बिना हिजाब की महिला भी कटे हुए तरबूज की तरह होती है। बिल्कुल। तो इनको तो महिलाओं को भी सम्मान नहीं देना आता है, और हम सब जानते हैं बेनजीर भुट्टो का इन्होंने क्या किया। प्रधानमंत्री भुट्टो को फांसी लगाई गई कि नहीं लगाई गई? नवाज शरीफ प्रधानमंत्री देश छोड़ के भाग गए, क्या ये सत्य नहीं है? और अब कश्मीर की बात कर लेते हैं। मैं आपको एक बात जरूर कह दूं
एक एक इंच भूमि जो हमारी है ना, वो हमारी है। और जो आपने कब्जाई है, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, वो दिन दूर नहीं कि तिरंगा वहां भी फहराएंगे। और हमारी वीर सेना जिस पे हमें गर्व है, वो छाती पे गोली तो खा सकती है अब्दुल जी, लेकिन 93,000 पाकिस्तानी जो आपके सैनिक थे, उन्होंने आत्मसमर्पण किया, उनकी नाक रगड़वाई हमारी वीर सेना ने। और आप इतने कायर और बुज़दिल मुल्क हैं कि जो शव होते हैं आपके सैनिक के, वो भी आप लेते नहीं हैं। ऐसा कोई और मुल्क पूरे विश्व में नहीं होगा कि कोई सैनिक जान दे अपने मुल्क के लिए और उसके शव के लिए वो देश आगे ना आए। ये भारत की परंपरा नहीं है। इसलिए अच्छा है आप हमसे ना सीखे, आप तालिबानियों से सीखिए, आतंकवादियों से सीखिए, और जल्दी आप नेस्त नाबूद हो जाएंगे। अब्दुल बासित जी जवाब दीजिए। सवाल तो उन्होंने महत्वपूर्ण उठाए हैं और आप लोगों को डर भी इस बात का होगा। देखिए, मौजूदा सरकार के एजेंडे में जो जो बातें हैं, यहाँ के आवाम ने उस पर मोहर भी लगाई है, तभी दोबारा ये लोग सरकार में चुनकर आए हैं। राम मंदिर का मुद्दा हो, 370 हटाने का मुद्दा हो, या पीओके को लेकर मुद्दा हो, तो डर है इस बात का। देखिए, क्या मैं इन बातों का जवाब दूं? अब ये तो सारी वो बातें हैं जिनको अगर मैं भी यहाँ से एक स्लैंगिंग मैच हो सकता है, मैं भी इसी किस्म की बातें करूं, आप भी इसी किस्म की बातें करें, ये कोई आर्गुमेंट्स नहीं है। और मैं समझता हूँ कि जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, थोड़ा सा जरा संजीदगी के साथ इन मामलों पे गौर करना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान में कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, पाकिस्तान में प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन अगर आप मुझे ये कहेंगे कि भारत में सब कुछ ठीक है, को आप पढ़ा लिखा मानते हैं नहीं? मैं इससे एक सवाल है आपसे, देखिए हफीज सईद पढ़ा लिखा है या नहीं? पढ़े लिखे आदमी है, क्यों नहीं पढ़े लिखे, बिल्कुल पढ़े लिखे आदमी है, बड़े स्कॉलर हैं, इस्लामिक स्कॉलर। हम लोग पढ़े लिखे नहीं है, हफीज सईद पढ़े लिखे हैं, वो आदर्श है, वो आपके आदर्श है। हफीज सईद, ओसामा बिन लादेन। देखिए, आतंकवादी कहने में आप लोगों को डर क्यों लगता है अब्दुल बासित साहब? आतंकवादी को आतंकवादी कहने में डर क्यों लगता है आप लोगों को? मैं वही तो कह रहा हूँ कि आप लोग कह रहे वो स्कॉलर है, आतंकवादी स्कॉलर है, स्कॉलर है, बिल्कुल वो इस्लामिक स्कॉलर है, इसमें क्या शक है। लेकिन क्वेश्चन यही है कि आप देखिए, अगर इन इंडिविजुअल्स की बात करेंगे तो मैं आपको गिरिराज जो है साहब, उनकी अगर आप जुबान देख लीजिए तो अल्लाह की पनाह जो आपके यहाँ है, मैं हजारों लोग गिनवा सकता हूँ आपके मुल्क में जो जिस किस्म की जुबान और लहजा इस्तेमाल करते हैं, उनको तो उनसे बात करना मुश्किल हो जाता है। तो ये इस किस्म के गिरिराज जो साहब आपके जो इस वक्त MP हैं, उनकी जुबान अगर आप सुनिए, जो मुसलमानों के खिलाफ वो बात करते हैं, आप वो पहले तमीज से उनका नाम लीजिए। गिरिराज जी असली स्कॉलर है, और जो आपने आतंकवादी का नाम लिया उसको आपने स्कॉलर बुलाया। यही फर्क है सोच का, पूरा विश्व देख रहा है। हफीज सईद को आप जीत बुलाएंगे, आप अपने खानदान में उनको ले आइएगा दामाद बना के। आपको हंसने की अरे वो किसी के आदर्श नहीं है। गिरिराज सिंह को बेगूसराय बिहार जैसे स्टेट की जनता ने चुना है, लाखों वोटों के साथ सदन में भेजा है, और सदन में उनको अहम जिम्मेदारी देते हुए बड़ा मंत्रालय दिया गया है। करोड़ों लोगों के दिल की धड़कन है वो, हमें आईना दिखाने की जरूरत नहीं। याकूब साहब, जल्दी से आपके पास आते हुए, अब तो सेना नाराज है, कुर्सी चली जाएगी, अब आगे क्या कीजिएगा आप लोग? लग तो ऐसे ही रहा है, आप लोगों की विपक्षी दल लगातार इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। जल्दी से एक प्रतिक्रिया, उसके बाद क्लोजिंग कमेंट के लिए मैं गवर्नमेंट जाने से फर्क नहीं पड़ता, गवर्नमेंट जाने से फर्क नहीं पड़ता, पार्लियामेंट यही रहेगी, सिस्टम इंटैक्ट रहेगा। ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में रहते हुए जो कुछ भी होगा, अगर हम प्रोटेस्ट भी करेंगे, हम रोड्स पे आएंगे, हम वो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में रहते हुए सारा कुछ करेंगे। हम कुछ ऐसी एजिटेशन में नहीं जाएंगे जिससे पाकिस्तान ना चल सके या पाकिस्तान में। जनरल मिनिस्टर साहब, एक क्लोजिंग कमेंट आपसे जल्दी से सर। ये मान रहे हैं कि कुर्सी चली जाएगी तो भी फर्क नहीं पड़ता है, मान लिया आखिर याकूब साहब, ये प्रवक्ता हैं सरकार की पार्टी के, मान रहे हैं चली जाएगी कुर्सी। हाँ, वो पार्टी तो जाएगी, पर मेरे को तो पाकिस्तान के भविष्य पे भी चिन्ह है, ये स्टेट एग्जिस्ट करेगा कि नहीं आप देखिएगा शॉर्टली। खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, पीओके हमारे पास आएगा, वो अलग हो जाएंगे, सिंध अलग हो जाएगा, सिर्फ पंजाब इनका बचेगा, जो जिसको ये मानते हैं पाकिस्तान पंजाब। तो मेरे को तो लगता है इस देश का जो भविष्य है काफी ग्लूमी है। आज दंगल में हमने सवाल पूछा था, क्या पाकिस्तान में इमरान खान का गेम ओवर हो गया है? आपकी जो जवाब मिले हैं, 87% लोगों ने हाँ में जवाब दिया है, जबकि 13% लोगों ने नहीं में जवाब दिया है। 87% बड़ी आबादी, इसके जरिए आप समझ सकते हैं कि इमरान खान का खेल अब खत्म होता हुआ पाकिस्तान में दिखाई दे रहा है। क्या होता है पाकिस्तान में, इस पड़ोसी मुल्क पर लगातार आज तक की नजर बनी रहेगी।